हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी घटना का अगर हमें इतिहास जानना होता है तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जरूरी हो जाता है, और वो हैं हाउ यानी कोई घटना कैसे हुई होगी, व्हेन वो कब हुई होगी या उसकी डेट या उसका समय क्या रहा होगा, एंड वेयर और वो घटना कहाँ हुई होगी। तो जब किसी भी घटना के इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है तो हम कहते हैं कि हमने उसके इतिहास को जान लिया। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो इंट्रोडक्टरी है और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से इतिहास को या किसी घटना के इतिहास को हम लोग जानते हैं और किस तरीके से रोज़मर्रा की घटनाओं से ऐतिहासिक घटनाएं निकल के सामने आती हैं या किन चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा की होती हैं जिन्हें हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्या खासियत होती है ऐतिहासिक चीज़ों में जिनको हम लोग अक्सर जानने की कोशिश करते हैं और उनको कैसे जानते हैं या उनको कैसे समझते हैं। तो हम लोग देखेंगे हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर को और इनकी क्या महत्ता है या इनकी क्या वैल्यू है हिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। पहला क्वेश्चन कि क्या डेट्स हिस्ट्री के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं या कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं या कितना महत्व है डेट्स का, तारीखों का इतिहास की दृष्टि में। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। कहते हैं कि एक समय था जब हिस्टोरियंस फैसिनेट थे बिल्कुल डेट्स को लेके। मतलब डेट्स और हिस्ट्री अलग अलग नहीं की जा सकती थी। हिस्टोरियंस का भी मत यही था कि किसी भी चीज़ की अगर तारीख हमें पता है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? तारीख तो बहुत सारी चीज़ों को पता होता है, लेकिन क्या पूरी हिस्ट्री हमें पता चल जाती है उस तारीख से? तो ऐसा तो नहीं लगता। आगे हम लोग पढ़ेंगे देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फॉट। बहुत बार देखा जाता था कि इस पर डिबेट्स होती रहीं, बहुत ही गर्मा गर्म वार्तालाप होता रहा कि डेट्स जो हैं वो बताती हैं कि कोई राजा कब बना और कोई युद्ध कब लड़ा गया। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिम विद डेट्स। मतलब कहने का है, एक सरल भाषा में कहा जाए कि इतिहास और जो तारीखें हैं या डेट्स हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता था या उनको एक ही समझा जाता था, एक दूसरे के वो पर्यायवाची थे, सिनोनिम थे। You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates। और आपने अक्सर सुना होगा इस चीज़ को कि लोग कहते हैं कि हिस्ट्री इसलिए बोरिंग है क्योंकि उसमें तारीखें बहुत हैं और उनको याद करना पड़ता है, यानी डेट्स को याद करना ही हिस्ट्री है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्ट्री घटनाओं का क्रम है। अगर आप किसी चीज़ को घटना से जोड़ दीजिए या उस घटना के क्रम को आप समझ जाइए तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी इतिहास, और फिर आपको डेट्स भी याद नहीं करने पड़ेंगे। वो डेट्स अपने आप आपके दिमाग में रहेंगी। आगे पढ़ लेते हैं। इस सच अ कंसेप्शन ट्रू। क्या ये सही है जो ये कहा गया है कि हिस्ट्री इसलिए बोरिंग है क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ही है डेट्स? आपकी नज़र में सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। हालांकि इसको हम लोग समझेंगे और आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से घटनाओं को जोड़ा जा सकता है या किस तरीके से घटनाओं द्वारा हम लोग डेट्स याद रख सकते हैं। सपोज कीजिए आपका बर्थडे। क्यों सारी फैमिली को याद है? क्योंकि आप उस दिन पैदा हुए थे और आपकी फैमिली के लिए वो खुशी का दिन था, और इसी वजह से सभी के दिमाग में आपकी डेट ऑफ बर्थ हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तो एक छोटी सी घटना हुई आपकी फैमिली में, लेकिन आपकी फैमिली के लिए वो बड़ी चीज़ थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए या दूसरी फैमिली के लिए हो सकता है वो इतनी बड़ी चीज़ ना हुई हो या वो नहीं जानते हो, तो उनको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी। तो इसी तरीके से अगर आपने घटनाओं को जान लिया तो डेट्स याद रखने में कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि अगर डेट्स याद कर लें हमें हिस्ट्री आ जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बुक में, इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि डेट्स नहीं है हिस्ट्री, बल्कि घटनाओं का एक क्रम है, एक सिलसिला है। और अगर हम उन घटनाओं के बारे में जान लें तो हमें हिस्ट्री भी अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, और हमें फालतू की डेट्स भी याद नहीं करनी पड़ेंगी। आगे पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम।
हिस्ट्री क्या है, वही बताया ना कि सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, मतलब समय के साथ जो परिवर्तन होते रहते हैं वही इतिहास है, वही घटनाओं का क्रम। घटनाएं समय समय दर होती रहती हैं और वही एक दिन हिस्ट्री बन जाती हैं जब हम उनके पुराने, वो बड़ी घटनाएं जब होती हैं और उनके जब हम पुरानी चीज़ों के बारे में या उनके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी हिस्ट्री ही तो जान रहे होते हैं। तो वही हुआ ना, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, मतलब समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं वही इतिहास है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। ये खोज है कि कोई चीज़, कोई घटना कैसे पास्ट में हुई होगी और उसमें कितना परिवर्तन आ गया है या प्रेजेंट में कितना बदल गई है कोई चीज़। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। जब भी हम किसी घटना के बारे में जिक्र करते हैं तो अक्सर पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं कि आज ये हो गया है, आज इतना परिवर्तन हो गया है और पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो हम कंपेरेटिव जब स्टडी करते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट को देखते हैं तो हम कंपेयर कर पाते हैं उन घटनाओं के बारे में और हम जान पाते हैं उनकी हिस्ट्री को कि आज प्रेजेंट टाइम में ये सिचुएशन है तो पास्ट में कैसा रहा होगा। अगर आप सपोज कीजिए आप अपनी सिटी के बारे में अपने बड़ों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि पहले शहर में सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी, लाइट अच्छे से नहीं आती थी, बहुत अच्छी वाटर सप्लाई नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। ठीक है, बहुत सारी परेशानियों के बारे में जिक्र होगा। लेकिन आज अगर आप बात करेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देंगे और वो लोग खुद कहेंगे कि जितना चेंज अब सिटीज़ में हो गया है या जितना परिवर्तन आज के समय में हो गया है, पहले तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वो ज़माना क्या था, वो पास्ट ही था, वो पास्ट ही था, वो हिस्ट्री ही तो थी जो आप अपने फादर से सुनते आ रहे हैं कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था या हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वो हमारा ज़माना, वो उनका ज़माना हिस्ट्री ही है एक तरीके की। तो दोस्तों, हिस्ट्री क्या है? पास्ट को जानना और प्रेजेंट से कंपेयर करना हिस्ट्री होता है। और आप जब प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आता है कि परिवर्तन कितना हुआ, और जब वो परिवर्तन आपको समझ में आ जाता है तो आपको समझ में आता है कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई होंगी और आज वो हिस्ट्री बन गई। ठीक है, और आज वो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ दिख रही है, जो घटना दिख रही है, वो उसी का परिवर्तित रूप सा, मतलब उन्हीं का चेंजेस आए जो उसमें, वही आज हमें दिख रहे हैं और वही चेंजेस आज हम लोग उस सिचुएशन में हम लोग उन चेंजेस को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है एक्चुअल हिस्ट्री, या कहें कि हिस्ट्री के बारे में जो एक धारणा है कि हिस्ट्री केवल डेट्स का विषय है, तो डेट्स का विषय बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अच्छी खासी इवेंट्स या घटनाओं का क्रम है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वॉट वी सी अराउंड अस। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नेगलेक्ट कर लेते हैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन पे कभी कभी हमारा ध्यान जाता है अचानक से और हम लोग कोशिश करते हैं यार ये कैसे हुआ होगा। आप किसी भी चीज़ को देखिए, या आपके सामने से कोई कार चली गई होगी तो आपके दिमाग में कभी आया होगा कि यार पहली कार किसने बनाई होगी, या पहली कार किसने खरीदी होगी, या पहली कार जिसने बनाई होगी उसने क्या सोचा होगा। जब आप इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं तो आप उसके पास्ट में जानने की कोशिश करते हैं, और पास्ट में जानना ही किसी चीज़ के बारे में उसकी हिस्ट्री जानना होता है। ठीक है दोस्तों, बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। ठीक है, बहुत सारे मोमेंट ऐसे आते हैं जब हम किसी घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके पास्ट में जानने की कोशिश करते हैं, और वही पास्ट को जानना ही हिस्ट्री कहलाता है। वॉचिंग समवन सिप a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee। आपने देखा, आप कहीं से जा रहे हैं, आप अपने स्कूल से आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर चाय पीते देख रहे हैं, कॉफ़ी पीते देख रहे हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, चाय कॉफ़ी तो हर घर में पी जाती है, हम लोग भी पी के आते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये प्रश्न रोज़ नहीं आता। लेकिन अचानक से आपके दिमाग में एक दिन स्ट्राइक किया, या ये चाय और कॉफ़ी का प्रचलन कैसे हुआ होगा। फिर इसके पीछे आप कहानी ढूंढना शुरू करते हो, बहुत सारी खोज करते हो, तो आपको समझ में आता है। उसके पास्ट के बारे में जब जानेंगे तो आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, और कैसे जानते हैं आप कि आज चाय और कॉफ़ी आपकी टेबल तक आई, उसके बारे में जानने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री तक जाना पड़ेगा। ठीक है, उसका बहुत सारा इतिहास हो सकता है किसी ट्राइबल ग्रुप ने पहले इसको
पीना शुरू किया हो चाय को, और कोई सिटी से पहली बार उस ट्राइबल ग्रुप से मिला हो, उन्होंने ऑफ़र की हो, उसको पसंद आई होगी चाय, ठीक है। उसका कोई बिजनेसमैन दोस्त रहा होगा, वो जाके बताता है अपने बिजनेसमैन दोस्त से कि ऐसा ऐसा है और वो लोग बहुत अच्छी टी पीते हैं और आपको चलना चाहिए हमारे साथ। वहाँ गया, बिजनेसमैन को भी पसंद आई क्योंकि वो बिजनेसमैन था, उसने उससे बिजनेस करना शुरू किया, उसके पैकेट्स बनाए और हमारे घर तक पहुँचाना शुरू किया। कुछ ऐसी ही कहानी रही होगी, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो यही कहानी जानना कि चाय हमारे टेबल तक कैसे पहुंची और इतना प्रचलन में कैसे आई, जब हम इसके पास्ट को खोदते हैं या इसके पास्ट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या घटनाएं रही होंगी, और उससे हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से कोई चीज़ आज की दौर में आई है या आज के दौर में हमें दिख रही है जैसी वैसी कैसे बनी होगी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. Looking out of the window of a train, you may ask yourself when were railway built and how did people travel long distance before the age of railways. ऐसे ही आप अगर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो बहुत बार दिमाग में ऐसा आता है कि आपके दिमाग में आएगा कि रेलवे ये कैसे बिल्ट हुई होगी, इतनी पटरियाँ कैसे बिछाई गई होंगी, इतने, और जब ये ट्रेनें नहीं होंगी तो लोग कैसे यात्रा करते होंगे इतनी दूर दूर की, कैसे जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सब दिमाग में आता है और आप इसकी खोज करने लगते हो, आप क्वेश्चन करते हो, या तो अपने बड़े से क्वेश्चन करते हो या अपनी बुक्स में ढूंढने की कोशिश करते हो या गूगल करने की कोशिश करते हो, जैसा भी अवेलेबल होता है आपके पास रिसोर्सेज होते हैं वैसे आप उनका यूज़ करते हैं। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगन टू बी प्रिंटेड। मतलब कहने का है कि जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो सुबह, तो बहुत बार आपके दिमाग में आता है कि जब न्यूज़पेपर नहीं होंगे तो इनकी सूचनाएं, मतलब आज महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें न्यूज़पेपर से मिलती हैं, जब न्यूज़पेपर नहीं रहे होंगे तब लोगों तक सूचनाएं कैसे पहुंचती होंगी। ये अक्सर क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते रहते हैं और इनका जब हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं तो उनकी हिस्ट्री बेसिकली हम लोग जान रहे होते हैं उन क्वेश्चन के आंसर के तौर पर। All such historical questions refer us back to notions of time, but time does not have to be always precisely dated in term of a particular year or a month. कहते हैं कि हिस्ट्री जानना समय जानने जैसा है, मतलब उसके पास्ट के बारे में जान रहे हो, पास्ट क्या है, टाइम ही तो है, ठीक है। लेकिन उस टाइम को हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रिसाइज डेट नहीं हो सकती, कोई फिक्स डेट नहीं हो सकती। जरूरी नहीं वो एक फिक्स डेट हो और हम लोग उसकी तारीख बता पाएँ, या हम लोग जैसे न्यूज़पेपर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि न्यूज़पेपर कब शुरू हुए होंगे, तो कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता। ये तो बता सकता है कि पहला न्यूज़पेपर किस डेट को निकला होगा, लेकिन न्यूज़पेपर का प्रचलन कैसे हुआ होगा या कहाँ से हुआ होगा, कब हुआ होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ईयर बता सकते हैं, मंथ बता सकते हैं बहुत अगर क्लोज चले जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट कैसे बता देंगे। प्रिंटिंग की डेट बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि किसके दिमाग में आया होगा न्यूज़पेपर छापने का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जरूरी नहीं हर घटना को डेट से जोड़ पाएं या पर्टिकुलर सब चीज़ की डेट हो। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे करके घटित होती हैं और फिर वो हमारे सामने बड़ा रूप लेती हैं। तब हम लोगों को जब जानने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उस छोर तक पहुंचते हैं जब से वो शुरू हुई होंगी या जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ। मतलब वो बिल्कुल ईयर, मंथ और डेट में नहीं दिया जा सकता कोई टाइम। हो सकता है केवल डेट या मंथ या ईयर में बताया जा सके या कोई और घटना से जोड़ा जा सके। जैसे आपके अगर ग्रैंडफादर की आप डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे तो हो सकता है किसी किसी को पता हो, या बहुत सारे ग्रैंडफादर या उनके फादर की बात कर ले तो वो कहेंगे हमारे फादर तब पैदा हुए थे जब दिवाली थी, या वो उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन ईद थी। तो वो बड़ी घटनाओं से कुछ चीज़ों को जोड़ लेते हैं और अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो उसका फिक्स डेट नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक घटना के साथ उसको अटैच कर दिया और वो फिर मेमोराइज कर लेते हैं उसको लाइफ टाइम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो फिक्स डेट जरूरी नहीं है कि हो ही हर घटना की इतिहास में। आवश्यक है कि उसका कालक्रम जाना जाए कि कब से हुई होगी, और जहां तक आप पहुंच सकते हैं मैक्सिमम वहां तक ही आप पहुंच सकते हैं। उसके अगर पीछे की डेट्स, उसकी घटनाएं नहीं पता हैं तो आप उसको एक्सप्लोर कैसे कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम होती हैं, मतलब समय के साथ साथ परिवर्तित होती हैं, तो उनका फिक्स डेट देना गलत होगा।
पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। कहते हैं चाय पीने का जैसे एग्जाम्पल दिया है, तो चाय पीना एक दिन में थोड़ी शुरू हुआ होगा, पता नहीं क्या प्रोसेस रहा होगा, कैसे लोगों ने उसको किया होगा। मैंने एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल बताया कि ट्राइब्स पीती होंगी। आप ट्राइब से पूछोगे कि भैया तुमने चाय पीना कैसे शुरू किया, तो वो कहेंगे कि हमारे तो पूर्वज पीते थे तो हमने भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो उनसे फिक्स टाइम तो नहीं ले पाओगे। ठीक है, लेकिन ये पता चल गया कि हाँ कोई ट्राइबल ग्रुप था, उसने शुरू किया होगा, फिर उसको एक सिटी मैन मिला, उसको उन्होंने पिलाया, उससे उनको बिजनेसमैन दोस्त ने पैक करना शुरू किया और हमारी टेबल तक आ गया। तो इस तरीके से उसकी हिस्ट्री को हम लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे, दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। मतलब एक लंबे समय में उन्होंने ये टेस्ट डेवलप किया होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. कहते हैं कि इसी तरीके से हम लोग नहीं कह सकते कि इंडिया में ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ होगा, फिक्स डेट नहीं है। ब्रिटिशर्स आए और फिर उनका आना जाना लगा रहा, बहुत सारी घटनाएं होती रहीं और एक दिन उन्होंने धीरे धीरे करके हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। यही तो इतिहास की किताबों में लिखा है, फिक्स डेट तो लिखी नहीं कि इस दिन आए और इस दिन कब्जा कर लिया। ठीक है, तो किसी के दिमाग के बारे में क्या समझा जा सकता है, उसका दिमाग कब से चलने लगा होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, कर ही नहीं सकते कि ब्रिटिशर्स ने कब से सोचा होगा कि हम देश पे कब्जा कर लें, ये तो छुपाने का विषय था उनके लिए। तो उन्होंने धीरे धीरे मौका पाते पाते घटनाओं को ऐसा करना शुरू किया कि एक ना एक दिन ब्रिटिश रूल हिंदुस्तान पे इस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, तो उन घटनाओं के क्रम को हम लोग जान सकते हैं, ना कि उनके दिमाग की उपज को। ओके, और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, कब नेशनल मूवमेंट हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े लोग, उन्होंने कब मूवमेंट शुरू किया। छोटे स्तर पे हो सकता है किसी गांव देहात में किसी व्यक्ति ने शुरू कर दिया हो अपने स्तर पे, लेकिन वो नेशनल लेवल का ना बन पाया हो। लेकिन क्या मूवमेंट नहीं माना जाएगा, क्या उसका योगदान नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। छोटे स्तर पे ही उन्होंने नेशनल मूवमेंट शुरू किया होगा, लेकिन वो हमारे लिए सम्मान का विषय है और वो उन्होंने देश की लड़ाई में या उसकी शुरुआत में अपना योगदान दिया, तो उनका कहीं ना कहीं योगदान काम जरूर आया होगा। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग उतना फोकस नहीं करते या उनका नाम उतना ज़्यादा नहीं आया होगा। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते, लेकिन सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहा है। लेकिन इनकी भी फिक्स डेट नहीं दी जा सकती कि किसी ने कब सोचा होगा कि नेशनल मूवमेंट किया जाए या इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाए। ठीक है, तो फिक्स डेट उसकी भी नहीं दी जा सकती। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये सब एक लंबे अरसे में होते हैं, गुजरते हैं और इनकी फिक्स डेट नहीं हो सकती। वी कैन ओनली रिफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। केवल हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि एक स्पैन ऑफ टाइम को देख सकते हैं, घटनाओं के क्रम को देख सकते हैं, उस समय को देख सकते हैं कि कब कब ये घटित हुई हैं, और एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कब ये हुई होंगी और कैसे कैसे ये हुई होंगी। तो दोस्तों, ये चैप्टर की हेडिंग भी थी, कब, क्यों, कहां और कैसे। आगे चलते हैं। Why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was time when history was an account of battle and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. कहते हैं कि बहुत सारी घटनाओं को हम लोग डेट से जोड़ लेते हैं, जैसे कब कोई राजा गद्दी पे बैठा, कब उसकी शादी हुई, कब उसका बच्चा हुआ, कब उसने अपना राज्य विस्तार किया होगा, लेकिन कब उसको मार दिया गया या कोई दूसरा रूलर उसके ऊपर रूल करने लगा। लेकिन बहुत सारी और भी तो घटनाएं हुई होंगी। फिक्स डेट तो हम इन चीज़ों की निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हिस्ट्री यही है? सिर्फ हम डेट बता दें और आपसे बोल दें कि इस राजा के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दीजिए, आप बता ही नहीं सकते। वो पैदा हुआ, वो क्राउन पे बैठा, लेकिन उसने किया क्या? वो राजा बना और अपने राज्य के लिए क्या किया, ठीक है, अपनी जनता के लिए क्या किया, अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए क्या किया, ये सब भी जानेंगे तभी तो हम उस राजा के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में पूरा जान पाएंगे। और इन सब चीज़ों का कोई फिक्स डेट नहीं होता, तो ये एक घटनाओं का क्रम रहता है। सच इज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट।
और इसीलिए डिबेट्स में अक्सर डेट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती रही है। लेकिन हमेशा डेट्स, ये जरूरी है कि हिस्ट्री में डेट्स होती हैं, लेकिन हमेशा नहीं जरूरी है कि डेट्स हो ही। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, as you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of the other issues and other questions। मतलब आपने पास्ट की बुक्स में देखा है कि किस तरीके से हिस्टोरियन ने होस्ट ऑफ अदर इश्यूज, मतलब किस तरीके से दूसरे इश्यूज के बारे में उन्होंने लिखा है या क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने बताया। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, हाउ सिटीज डेवलप एंड मार्केट केम अप, हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज। अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ हाउ पे डिपेंड करती है कि कैसे क्या हुआ होगा, ये घटनाएं कैसे हुई होंगी और इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाता रहा होगा। तो कैसे लोगों ने जीविका चलाई होगी, कैसे उन्होंने खाना शुरू किया, सिटीज़ कैसे बनी, मार्केट कैसे डेवलप हुई, किंगडम्स कैसे बनना शुरू हुए, आइडियाज़ कैसे आए लोगों के, ठीक है, कल्चर और सोसाइटी कैसे चेंज हुई, कैसे परिवर्तन होते गए। तो कल्चर और सोसाइटी का चेंज होना क्या एक दिन में हुआ होगा, ठीक है, या किसी के दिमाग में आइडिया आना एक दिन में शुरू हुआ होगा, मार्केट डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एक घटनाओं का क्रम है। तो बताते हैं कि जब हाउ आप जान लेते हैं किसी का, तो हिस्ट्री के काफ़ी नज़दीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो एक पार्ट होता है हाउ, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब बात आती है विच डेट्स की, यानी कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं और कौन सी नहीं होती। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इतिहास केवल तारीख नहीं है, इतिहास की फिक्स डेट नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हर इतिहास में या हर हिस्ट्री या हर चीज़ की घटनाओं के इतिहास जानने के लिए हम लोगों को डेट्स तक जाना जरूरी हो या डेट्स ही पता हो तभी हम किसी हिस्ट्री को जान सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। घटनाओं को भी अगर हम लोग जान लेंगे तो भी हम लोग हिस्ट्री का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन किसी हिस्ट्री को लिखने के लिए डेट्स का जो महत्व होता है, जो थोड़ा बहुत भी महत्व है या जो भी महत्व है, वो कौन सी डेट्स होती हैं या किस तरीके की डेट्स होती हैं जिनके आधार पे हिस्ट्री को बनाया जाता है या लिखा जाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे विच डेट्स की, कौन सी डेट महत्वपूर्ण होती हैं और कौन सी नहीं होती। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है कि जिसके आधार पे हम लोग किसी डेट को इम्पॉर्टेंट मानते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस है और इसके आधार पे हम लोग इतिहास को बना सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। द डेट्स वी सिलेक्ट द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, कहते हैं कि वो डेट्स महत्वपूर्ण मानी जाती हैं या वो सिलेक्ट करते हैं हम लोग जिसके आधार पे हम लोग पास्ट की स्टोरी बना सकें। मान लीजिए कोई भी डेट ले लीजिए और ऐसा मान लीजिए जब आपका बर्थ डेट हुई या जब आपका डेट ऑफ बर्थ है और उसी साल कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, तो हम लोग उसके आसपास जोड़ लेते हैं कि हम जब पैदा हुए थे या हमारा जब बर्थ हुआ था तो पापा बताते हैं या मम्मी बताती हैं कि ऐसा हुआ था उस साल, या उस साल ठंड बहुत पड़ी थी, या तो वो क्या हुआ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो घटना को जोड़ दिया गया। तो ऐसे ही वो डेट महत्वपूर्ण इसलिए हो गई आपका डेट ऑफ बर्थ क्योंकि उसने एक और घटना को बताने के लिए इसको डिस्क्रिप्शन के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ को ले लिया गया। तो इसी तरीके से हिस्ट्री में भी कुछ डेट्स को ले लिया जाता है जिसके आधार पे बाकी घटनाओं को बताया जा सकता है या अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है या उनको लिखना आसान हो जाता है। इसलिए उन डेट्स को लिया जाता है जो महत्वपूर्ण होती हैं और जिनके इर्द गिर्द स्टोरी बनाई जा सकती है। आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन, ठीक है, वो अपने आप में हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना रखती हों, लेकिन वो हिस्ट्री को लिखने में बहुत मददगार होती हैं। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट से जुड़ी होती हैं। मतलब बहुत सारी घटनाएं अगर उधर हो रही होंगी या पर्टिकुलर डेट को घटित हो रही होंगी तो हम लोग उस डेट को उठाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं जुड़ रही हों जिस डेट के साथ। इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंज, इफ़ वी बिगिन टू लुक अ न्यू इशू, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो हम लोग वो डेट्स उठाएंगे जब इंडियन नेशनल मूवमेंट का काम हो रहा होगा या यहाँ पे कोई इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे होंगे, तो उन डेट्स को देखेंगे और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं को जानेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात कर दें उसी समय की इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी इंडिया की चेंज हो रही थी या विलेज डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, अगर इस बात को उठाएंगे तो वही डेट्स बदल जाएंगी क्योंकि हम लोग फिर विलेज डेवलपमेंट के आधार पे डेट्स को निर्धारित करने लगेंगे कि किसी विलेज का डेवलपमेंट कब हुआ होगा,
पहली बार सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा, ठीक है, तब डेट्स बदल जाएंगी। मतलब कहने का है कि क्या फोकस कर रहे हैं और हम किस चीज़ का अध्ययन करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, किस चीज़ की हिस्ट्री जानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो डेट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं रह जाती हैं। जरूरी नहीं है कि वो डेट्स महत्वपूर्ण रह जाएं, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि वो डेट्स ली जाएं, वो डेट सेंटर में रख के हिस्ट्री को बनाया जाए या लिखा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उस समय का पता चल सके या ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ का पता चल सके। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे ही घटनाओं को अगर बदल देते हैं आप, तो डेट्स का बदलना भी हो सकता है, स्वाभाविक है कि डेट्स बदल जाएं। कंसीडर एन एग्जाम्पल, इन दिस हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इंपॉर्टेंट। कहते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने कहा है कि जितने ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, उन्होंने गवर्नर जनरल को बहुत इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने गवर्नर जनरल कब बैठे, वो कब जब गवर्नर जनरल बने, कितने दिन के लिए बने, इसकी एक फिक्स डेट है उनके पास, और उसी के आधार पर उन्होंने हिस्ट्री लिख दी है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल उनके अपने थे, और लिख कौन रहा है? ब्रिटिश हिस्टोरियन लिख रहे हैं, तो वो अपने लोगों के फायदे के लिए हिस्ट्री लिखेंगे ना, अपनी तो बड़ाई करेंगे अपनी हिस्ट्री में, ठीक है। तो उठाएंगे क्या? अपने जो रूल्स थे उनकी विशेषताओं को उठाएंगे, और यहाँ पे सबसे बड़े लोग कौन थे या सबसे बड़े अधिकारी कौन थे? उनके गवर्नर जनरल, वायसरायज, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे हुकूमत की। अब कोई ब्रिटिश हिस्टोरियन उसको लिखेगा गवर्नर जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी डेट क्या होगी? जो गवर्नर जनरल्स की डेट रही होगी, ठीक है। अगर हम इसी में एक और एग्जांपल अपना इंडिया का जोड़ लें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन हिस्टोरियन जब लिखेंगे, तो हम तो अपने नेशनल मूवमेंट के हिसाब से लिखेंगे, तो जो हमारे नेशनल हीरोज थे हम उनके आधार पे लिखेंगे हिस्ट्री को। तो जब हम नेशनल हीरोज के आधार पे लिखेंगे तो गवर्नर जनरल वाली डेट तो फॉलो नहीं करेंगे, हमारी डेट्स बदल जाएंगी। तो ये देखना जरूरी होता है कि हिस्ट्री को किस तरीके से लिखा जा रहा है, या हमारा दिमाग क्या कहता है, या हम किस तरीके की स्टोरी गढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग डेट्स को सेंटर में रखते हैं या डेट को डिसाइड करते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है, दीज हिस्ट्रीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। इसी को बताया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल से ये हिस्ट्री शुरू होती है, वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड एंडेड विद द लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल, वहाँ से शुरू होकर लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वायसरॉय रहे 1947 पे, वहाँ तक हिस्ट्री इनकी चलती है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन होते हैं। उसके बाद और उसके पहले कोई हिस्ट्री नहीं होती इनके आधार पे इंडिया की। तो क्या इंडिया, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे तब तक हिस्ट्री नहीं थी इंडिया में? जब इंडिया में कोई रूल नहीं था, मुगल रूल थे, उससे पहले गुलाम थे, उससे पहले बहुत सारे शासक रहे, तो वो सब क्या थे? वो हिस्ट्री नहीं थे हमारे। लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियंस जब लिखेंगे तो वो अब फोकस करेंगे केवल उन टाइम को, उस समय की चीज़ों को, उन डेट्स को जब उनका रूल रहा, और उसको बताएंगे महत्वपूर्ण। कोई भी होगा तो अपनी चीज़ों को महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो डेट्स बदल जाती हैं। लेकिन जब इंडियन हिस्टोरियन लिखेंगे तो वो क्या बताएंगे? वो पूरी इंडिया की हिस्ट्री लिखने की कोशिश करेंगे और उनकी डेट्स अलग होंगी। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द deeds of others, Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was a seemingly never-ending succession of गवर्नर जनरल एंड वायसराय। मतलब कहने का है, इस तरीके से जैसे ही गवर्नर जनरल से लेके वायसराय तक का सफ़र एक ब्रिटिश हिस्टोरियन करता है, एक दर एक, वो कहीं भी आपके नेशनल हीरोज़ को कंसीडर नहीं करेगा, कहीं भी आपके इंडिया की जो नेशनल हिस्ट्री थी उसको नहीं लेगा। वो क्या करेगा कि जो ब्रिटिश, उनके आधार पे जो ब्रिटिशर्स थे या जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके बारे में ही वो जिक्र करता रहेगा, क्योंकि उसको अपने एस्पेक्ट में हिस्ट्री लिखनी है, इंडिया के एस्पेक्ट में नहीं लिखनी है। उसे तो ब्रिटिश रूल को अच्छा दिखाना है ना, तो उसके हिस्ट्री की डेट्स अलग होंगी। लेकिन अगर इंडियन हिस्टोरियन लिखेगा तो उसकी हिस्ट्री की डेट अलग होंगी, वो अपने हीरोज़ को दिखाएगा ना, वो आपके लोगों को थोड़ी दिखाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि डेट्स बदल जाती हैं, किस तरीके की स्टोरी या किस तरीके की हिस्ट्री को बताना है या बनाना है। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज, टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स। वही बात कि ये डेट्स हमेशा
ऐसे इन्हीं पर्सनालिटीज़ के साथ जुड़ी होंगी, यही वाइसराय और गवर्नर के साथ, और इन्हीं के अचीवमेंट, इन्हीं की एक्टिविटीज़, इन्हीं की पॉलिसीज़ को दिखाया जाएगा और लगेगा कि इनके अलावा उस समय इंडिया में कुछ और हो ही नहीं रहा था। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके अलावा कोई जीवन और था ही नहीं, कुछ था ही नहीं हिंदुस्तान में, केवल यही वायसराय थे, यही गवर्नर जनरल थे और यही सब कुछ कर रहे थे इंडिया में, बाकी सब तो बेकार पड़ा था, इनके अलावा कोई महत्वपूर्ण था ही नहीं। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन क्या लिखेगा, हमेशा अपने ऑफिसर्स की बड़ाई करेगा वो, और बाकी सब चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसकी हिस्ट्री की डेट्स कौन सी होंगी, जब उसके वायसराय और गवर्नर जनरल गद्दी पे बैठे होंगे, जब वो कुछ काम कर रहे होंगे, और जब उन्होंने कोई थोड़ा बहुत भी काम कर दिया तो उसको बढ़ा चढ़ा के वो लिखना शुरू कर देंगे। कैन बी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या वो कहते हैं क्या इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या इस समय की हिस्ट्री को दूसरे तरीके से नहीं लिखा जाता। तो हमने आपको बताया कि अगर इंडियन हिस्टोरियन यहीं पे लिखेगा तो वो बिल्कुल उल्टी बात लिखेगा, वो बिल्कुल भी इन लोगों को हीरो नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, वो अपने नेशनल मूवमेंट के आधार पे लिखना शुरू करेगा, ठीक है। वो हिस्ट्री अलग तरीके की लिखेगा और उसकी डेट्स अलग होंगी, वो अपने हीरोज़ को सेंटर में रखेगा और उसके आधार पे लिखेगा हिस्ट्री को और इन लोगों को किनारे कर देगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन बी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन द डिफरेंट वे, क्या इस समय के हिस्ट्री को हम लोग दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप एंड क्लासेस इन इंडिया सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ द गवर्नर जनरल, क्या हम लोग दूसरे, कैसे हम लोग लिख सकते हैं दूसरे फॉर्मेट्स को? भाई जब गवर्नर जनरल्स थे तो इंडिया में और भी तो लोग रहते थे, केवल गवर्नर जनरल या ब्रिटिशर्स का ही रूल था, तो इंडियंस कहाँ थे और इंडिया की कम्युनिटीज़ कहाँ थी, इंडिया की सोसाइटीज़ कहाँ थी? उनके बारे में कौन लिखेगा? उनके बारे में तो ये लोग लिखते नहीं हैं। क्या यहाँ पे अच्छे लोग नहीं होंगे या ढंग के लोग नहीं रह रहे थे? इंडिया में रह रहे थे, लेकिन ये लोग हिस्ट्री जब लिखते हैं तो अपने जो हीरोज़ हैं उनके आधार पे, जो ब्रिटिशर्स की नज़र में हीरो रहे होंगे उनको ये लोग हीरो बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए बिल्कुल हीरो नहीं हो सकते, वो हमारे हीरो हो ही नहीं सकते, हमारे तो हीरोज़ ही दूसरे हैं, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट के आधार पे जब हमारे हिस्टोरियंस लिखते हैं तो इतिहास बदल जाता है, बदल नहीं जाता मतलब उसका वर्णन अलग तरीके से दिखता है, और जब ये लोग लिखते हैं तो अलग तरीके से दिखता है। तो मामला ये है कि लिखना कैसे या हिस्ट्री को जानना कैसे है, उसके आधार पे जानने की कोशिश करता है आदमी, उसके आधार पे डेट्स को डिसाइड करता है कि हमें लिखना कैसा है और किसको महत्व देना है, किसको नहीं देना। When we write history or a story, we divide it into chapters. कहते हैं जब हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं चैप्टर्स में। Why do we do this? और हम क्यों करते हैं? ताकि ये आसान हो सके, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना आसान हो सके। It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In this process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. कहते हैं कि जब हम लोग स्टोरी बनाते हैं, अब ये बात नहीं हो रही कि ब्रिटिशर हैं इंडियन, मतलब कोई भी अगर स्टोरी बनाता है तो वो जो कहना चाहता है, जिनको हीरो दिखाना चाहता है, जिन स्टोरीज़ को बताना चाहता है, उनको सेंटर में रख के बात करता है, उनकी डेट्स को सेंटर में रख के बात करता है और उनके इर्द गिर्द हिस्ट्री को लिखा करता है, ठीक है। कोई इंडियन हिस्ट्री लिखता है, आपने देखा होगा जब इंडियन हिस्ट्री लिखी जाती है तो गांधी जी बहुत सेंटर में रहते हैं और गांधी जी को एकदम हीरो बना के और उनकी डेट्स को पॉइंट करके हम लोग हिस्ट्री को लिखते हैं, इंडियन हिस्ट्री को लिखते हैं, क्योंकि हमारे हीरो हैं वो। तब हमारे गवर्नर जनरल वगैरह उसमें लाइन में डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। लेकिन कोई ब्रिटिशर्स जब लिखते हैं हिस्ट्री को तो वो गवर्नर जनरल को हीरो बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि इर्द गिर्द अपने जो हीरोज़ होते हैं, जैसे गांधी जी आ गए तो उनको एक आम आदमी की तरह दिखाते हैं, उनको इतना बड़ा हीरो नहीं दिखाते जितने बड़ा वो इंडियन या वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ी शख्सियत है, वो लोग नहीं दिखाने की कोशिश करते। वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वायसराय और गवर्नर जनरल ही बहुत थे हमारे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग या जो भी हिस्टोरियन है, जो भी स्टोरी राइटर है, वो क्या करता है कि वो अपने आधार पे जो दिखाना चाहता है, जो बताना चाहता है, उसके आधार पे तय करता है कि सेंटर में किस डेट को रखना है, किसको हीरो बनाना है, ओके।
इन दिस प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग, मतलब उन स्टोरीज को जो शेप दे सकती हैं हमारी स्टोरी को या हमारी हिस्ट्री को, उनको हम केंद्र में रखते हैं, बाकी इर्द गिर्द बुनते रहते हैं। इन द हिस्ट्रीज that revolve around the life of British Governor General, the activity of the Indian simply do not fit. They have no space. What then do we do? मतलब कहते हैं कि ऐसा लगता है जब गवर्नर जनरल की हिस्ट्री पढ़ते हैं जो ब्रिटिशर्स ने लिखी है, तो ऐसा लगता है कि इंडिया में और कुछ हो ही नहीं रहा था, इंडिया में लाइफ ही नहीं थी, मतलब इंडिया में बाकी सब लोग थे ही नहीं, केवल गवर्नर जनरल, केवल वायसरायज, यही सब थे, ब्रिटिशर्स ही सब कुछ कर रहे थे इंडिया में, बाकी सब लोग तो थे ही नहीं, छोड़ के चले गए थे इंडिया। तो ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। ठीक है, मतलब अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री को लिखेंगे, मतलब भाई इंडियन राइटर अगर अपनी हिस्ट्री को लिखेंगे तो एक अलग फॉर्मेट होगा, वहाँ हमारे हीरोज़ दूसरे होंगे, हमारी लाइफ दूसरी होगी, हम लोगों ने जो उस समय जिया है, जो हम लोगों ने झेला है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे ना, हम लोग इनको हीरो थोड़ी बनाएंगे। This would mean that the old dates will not longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. मतलब वही है कि कौन किस तरीके से हिस्ट्री को डिस्क्राइब करता है, तो उसके आधार पे डेट्स बदलती रहती हैं, वो परिवर्तित होती रहती हैं, और उससे क्या होता है कि उससे डिसाइड होता है हिस्ट्री या स्टोरी को किस तरीके से लिखना है। तो कहने का मतलब है डेट जो होती हैं वो सेंटर हो सकती हैं हिस्ट्री का, लेकिन वो बदलती रहती हैं कि किसको किस आधार पे किसी चीज़ को, किसी घटना को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एक हिस्टोरियन किसी डेट को ले सकता है, एक हिस्टोरियन किसी डेट को नहीं ले सकता है। मान लीजिए हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया में, लेकिन क्या यही डेट ब्रिटिशर्स कभी बताएंगे? नहीं बताएंगे, वो छोटे मोटे उसमें निपटा देंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा नाम रखते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया उनके लिए बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि उनको इंडिया को छोड़ के भी जाना पड़ा। 1947 की बात करेंगे, अगर 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी डेट है, हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिशर्स इस डेट को किनारे करने की कोशिश करेंगे, वो कभी भी बताने की कोशिश ही नहीं करेंगे कि हमें, वो तो ये दिखाएंगे कि हमने छोड़ दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, तो कहते हैं ना कि देखिए 15 अगस्त 1947 हमारे लिए कितना बड़ा दिन, हम लोग उसको सेंटर में रख के हिस्ट्री लिखेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, वो बस बताते हुए चले जाएंगे अपनी हिस्ट्री में कि हाँ इस दिन हमने छोड़ दिया था इंडिया को। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कौन लिख रहा है और क्या लिखना चाहता है, इसके आधार पे डेट्स डिसाइड होती हैं, तो डेट फिक्स नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, तो हिस्ट्री में आप देख रहे हैं ना कि डेट्स का उतना महत्व नहीं होता है जितना घटनाओं का महत्व होता है। आगे चलते हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब हम लोग कैसे इतिहास को अलग अलग समय में बांटते हैं। अब ये समय में बांटना क्यों होता है दोस्तों? जैसे आपके यहाँ स्कूल में टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल क्यों है? समय में बांट दिया गया है सारे सब्जेक्ट्स को। उससे क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता, दूसरा आप लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि इसके बाद ये पीरियड होगा, ये पीरियड होगा, ये पीरियड होगा। इसी तरीके से जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसको पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ है एक बड़ा क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो एंशिएंट टाइम, फिर आता है मेडिवल, फिर आता है मॉडर्न टाइम। अगर इसमें भी हम मेडिवल को उठा लेते हैं तो उसमें आता है आपका गुलाम वाला पार्ट, उसके बाद आता है मुगल्स वाला पार्ट। तो दो क्लासिफिकेशन क्यों कर दिए गए? क्योंकि दोनों ही इस्लामिक थे। ठीक है, दोनों ही इस्लामिक सत्ताएं थी हिंदुस्तान में, और इनको अलग अलग करने का क्या है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनका रूल करने का तरीका अलग था, इनका रूल करने का तरीका अलग था, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थी, ये लोग आए अलग अलग जगहों से थे। इस आधार पे कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं चीज़ों को, और इससे क्या हो जाता है, हिस्ट्री लिखना भी आसान हो जाता है और पढ़ने वाले के लिए उसको समझना भी आसान हो जाता है। तो यही लिखा है कि हाउ डू वी पीरियडाइज, और इसको ये क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं तो ये यहाँ देखेंगे। इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहते हैं कि 1817 में जेम्स मिल नाम का एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था। उसने एक किताब पब्लिश की 3 वॉल्यूम में, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी उसने ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखी। किसकी लिखी? ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखी, इंडिया की हिस्ट्री नहीं लिखी। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसने क्या किया कि उस समय जो देखा उसके आधार पे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में इंडिया को बांट दिया। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये पीरियडाइजेशन बहुत दिनों तक या बहुत समय तक बहुत लोगों में
एक्सेप्टेबल रहा, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस पीरियडाइजेशन को माना, उन्होंने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में जो बांटा था उसको बड़े अच्छे से मान भी लिया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको नहीं लगता या आप समझते हैं कि ये सही तरीका था इंडियन हिस्ट्री को बांटने का, ये इसको पीरियडाइज करने का? बिल्कुल नहीं। हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह रहे थे, उनको बांटने की क्या जरूरत थी? आपने ब्रिटिश इंडिया की अगर हिस्ट्री लिखी थी, केवल ब्रिटिश इंडिया की लिखी थी, तो उसका पीरियडाइजेशन होना चाहिए था ब्रिटिश एंड इंडियन। ये हिंदू मुस्लिम बांटने की क्या जरूरत? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जेम्स मिल अपना दिमाग लगा रहे थे और वो वही काम कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स इंडिया में कर रहे थे, यानी हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो और रूल करते रहो। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो थी उसी के आधार पे इन्होंने ये बुक नहीं लिखी। आपको लगता है ना इनके जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया, ठीक है। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? क्यों इंडियन हिस्ट्री को या हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है? क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको डिवाइड करने की? तो दोस्तों बताया मैंने कि उसको क्लासीफाई, उसको अलग अलग बंटवारा कर देने का कारण ही यही होता है कि एक तो आसान हो जाता है हिस्ट्री को लिखना, दूसरा उसको समझना आसान हो जाता है, तीसरा हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो जहाँ से भी जो चीज़ मिलती है हम अलग अलग उसमें सेगमेंट में रख पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एंशियंट टाइम की कोई चीज़ मिली तो हम लोगों को आसान हो जाएगा कि एंशियंट टाइम यहाँ से यहाँ तक था, एक पर्टिकुलर ईयर्स तक बटा हुआ है, तो वो चीज़ उठा के हम लोग एंशियंट वाले पार्ट में रख देंगे। मेडिवल की कोई हिस्ट्री मिलती है तो मेडिवल वाले पार्ट में रख देंगे। ऐसे ही मेडिवल का गुलाम का कुछ मिलता है तो गुलाम में रख देंगे, मुगल्स का मिलता है मुगल में रख दिया। ब्रिटिश इंडिया की बात आ जाती है तो ब्रिटिशर्स ने कुछ किया तो उनके पार्ट में रख दिया जाता है उस चीज़ को, और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ आता है तो इंडियंस के साथ रख दिया जाता है उसको। लेकिन इससे क्या होता है कि हिस्ट्री जो राइटर्स हैं उनको लिखने में आसान हो जाता है, और जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने में बहुत आसानी रहती है और वो उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो पीरियडाइजेशन का इतना ही मतलब होता है, ठीक है। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम। भाई किसी टाइम के कैरेक्टरिस्टिक को उठाते हैं और उसके हिसाब से क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे आपका मैथ्स का पीरियड है, इंग्लिश का पीरियड है, तो ये सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन है ना उसमें आपके क्लास के अनुसार, ठीक है। आपको मैथ्स पढ़ना है 10 से 11, 11 से 12, अगर आपका इंग्लिश का पीरियड आ जाता है तो आप अपने आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते हैं और आपको समझ में भी आ जाता है और आप वही बुक्स भी लेके जाते हैं। उसी तरीके के हिस्ट्री में भी बांट दिया जाता है तो आसानी रहती है, वो कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे बांट दिया जाता है। जैसा रूल रहा हो, जो राजा रहे हों, राजा के धर्म से संबंधित हो, इस पे आधार पे बांटा जा सकता है। किसका रूल रहा है, कैसा रूल रहा है, ठीक है, या क्या क्या चेंजेस आए हैं उस ड्यूरेशन में, तो किसी भी आधार पे इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। So the term through which we periodize, that is democrate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. इससे क्या होता है कि एक तो हम लोग देख पाते हैं कि क्या चेंज आए हैं पास्ट से अभी तक। क्यों? वही है ना कि हिस्ट्री को अगर हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आता है। और हिस्ट्री है क्या? चेंजेस, इवेंट्स का चेंज ही तो है, मतलब बहुत सारे घटनाओं का चेंज जो आता है, परिवर्तन जो आता रहता है, उसी को तो हिस्ट्री कहते हैं, वही तो हिस्ट्री बनाती है हमारी, ठीक है। तो उसी के लिए कहा गया है कि ये इससे हमें आसानी हो जाती है हिस्ट्री को समझने में, और कुछ नहीं है पीरियडाइजेशन ज़्यादा। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल का मानना था, जो मिल, ये जेम्स मिल थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी, उनका पहले से ही मानना था, उनके दिमाग में था कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं बड़ी गरीब हैं और इनके दिमाग नहीं है, मतलब ये लोग किसी भी तरीके से हम लोगों से बेहतर नहीं है, मतलब यूरोपियन सबसे अच्छे हैं और एशियन सबसे ख़राब हैं। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated. Superstitious practices dominated. कहाँ चला गया? Dominated social life. British rule, Mill felt, कुड सिविलाइज इंडिया। मतलब कहते हैं कि
मिल जो थे उन्होंने पहले तो दिमाग में बना लिया था कि एशिया जो है बहुत ही बेकार है और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं और दिमाग में भी नहीं है उन लोगों के पास, मतलब जो यूरोपियन है वो कहीं ज़्यादा उनसे कल्चर्ड, सिविलाइज्ड और रिच और दिमाग के धनी हैं। ठीक है, जब ऐसा पहले से मान लोगे तो क्या हिस्ट्री लिखोगे। ठीक है, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री के अनुसार क्या था, ब्रिटिश से आने से पहले इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम में बटा हुआ था और ये अलग अलग रूल कर रहे थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अलग अलग जातियां धर्म में बटे हुए थे और एक दूसरे को कोई पसंद नहीं करता था। मतलब उनके अनुसार यहाँ पे कोई अच्छे से नहीं रह रहा था, जबकि इनके आने से पहले सब बहुत अच्छे से रह रहे थे। असलियत यही थी। कास्ट टैबूज, ठीक है, कास्ट में अलग अलग तरीके की धारणाएं, मत और वो थे, मानने के तरीके थे। एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस थी जो डोमिनेट करती थी सोशल लाइफ को। जैसे मान्यताएं होती हैं ना, सबकी अपने अपने धर्म या जाति के आधार पर उनकी धार्मिक मान्यताएं होती हैं। कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई अपने ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो सभी का मतलब कह रहे हैं कि सबका अपना अपना वो था और सब में बीच में बड़ी खींचतान थी, कोई भी अच्छे से नहीं रह रहा था, सब में बहुत डिस्प्यूट होता रहता था। तो जब ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बताएंगे तभी तो आप पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो वैसे ही ये भी बताते हैं, मिल भी बताते हैं कि ब्रिटिश रूल जब आया तो बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि ये यूरोपियन थे और ये किसका सपोर्ट करेंगे? यूरोप का ही सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो इनके अनुसार जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आ गया तो सब अच्छा हो गया, उससे पहले सब खराब था। ठीक है, क्या आप मानते हैं इससे पहले कितने 100 सालों तक इस्लामिक रूल रहा? उससे पहले जो रूलर्स है वो सब बेकार थे? नहीं, सभी अपने अपने हिसाब से काम करते रहे। ठीक है, या सबने अपने अपने हिसाब से इंडिया को मैनेज किया है। ठीक, ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, मतलब कहते हैं कि ब्रिटिश रूल जो था मिल के अनुसार उसी ने सिविलाइज किया इंडिया को, अदरवाइज इंडियन सिविलाइज नहीं थे। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर, आर्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ इन इंडिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिशर्स थे वही लेके आए यूरोपियन मैनर, मतलब उन्होंने मैनर दिया, हमको सभ्यता सिखाई, आर्ट सिखाया, इंस्टीट्यूशंस खोले, लॉ इन इंडिया, और इंडिया में लॉ का महत्व बताया, लॉ लेके आए। ठीक है, उससे पहले कानून वानून नहीं था इंडिया में, सब ऐसे ही बंदरों की तरह टहलते रहते थे इनके अनुसार। ठीक, और मिल कहते हैं कि मतलब कोई भी सभ्यता नहीं थी, हम लोग आर्ट कल्चर नहीं था। ठीक है, इन्होंने हालांकि देखा ही नहीं था, अगर यहाँ की चीज़ों को इन्होंने सही से देखा ही नहीं था। हमारे मंदिर नहीं देखे थे, ठीक है, हमारे आर्ट वर्क नहीं देखे थे, इनको पता ही नहीं था कुछ, क्योंकि ये यूरोप में बैठ के या इंडिया में आए भी होंगे तो इंडिया को घूमा नहीं होगा। और ऐसे बैठ के घर में आप हिस्ट्री लिखोगे तो फिर यही लिखोगे। ठीक है, तो इन्होंने सुनी सुनाई हिस्ट्री आई थिंक लिखी होगी उस समय। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटनमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। मिल कहते थे कि इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को पूरा इंडिया जीत लेना चाहिए, अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, ताकि वो यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश फैला पाएँ, उनको अच्छा बना पाए। क्योंकि जो हम लोग हैं, मतलब इंडियन हैं, वो बिल्कुल कल्चर्ड मैनर्ड है नहीं, और ब्रिटिशर्स ने ये ठेका ले रखा है कि वो सबको कल्चर्ड और मैनर बना दें। ठीक है, ये मिल का कहना था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इनसे बहुत ज़्यादा कल्चर्ड हम लोग तब भी थे और आज भी हैं। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। ठीक है, फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। वो कहते थे, मिल का कहना था कि ब्रिटिश हेल्प के बगैर इंडिया के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रोग्रेस कर सके, तरक्की कर सके। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ब्रिटिश के जाने के बाद ही इंडिया ने असल में तरक्की कर ली। In this idea of history, British rule represented all the force of progress and civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? क्या कहते हैं कि वही बात जो मैंने कही कि मिल के अनुसार ब्रिटिश इंडिया जब इस्टेब्लिश हुआ या ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, तब से इंडिया में सब चीज़ सही हो गई, उससे पहले सब खराब था। आप ऐसा मानते हैं? आपको लगता है ऐसा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी पुरानी सभ्यता, ठीक है, मैनर्ड नहीं होगी, कल्चर्ड नहीं होगी, एक साथ रहना नहीं जानेगी, तो कैसे चली? ठीक है, लेकिन मिल साहब ने अपनी किताब में उसका कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सब वाहवाही लिखी है किसकी? ब्रिटिश रूल की।
ठीक। इन एनी केस कैन बी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। क्या किसी भी तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री को हिंदू और मुस्लिम में? दोनों साथ में रहे, कैसे क्लासीफाई कर लेंगे हिंदूज और मुस्लिम को? क्या यह मुस्लिम रूल थे तब हिंदू शासक नहीं हुआ करते थे कुछ क्षेत्रों में, या जब हिंदू शासक रहे होंगे तब मुस्लिम शासक भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, या कोई और शासक भी रहे होंगे? या क्या जब हिंदू ही थे इंडिया में, इस्लाम नहीं आया था उस समय, और लोगों और मतों को मानने वाले लोग नहीं रहे होंगे इंडिया में? रहे होंगे, ठीक है। तो फिर आप कैसे क्लासीफाई कर देते हो हिंदू या मुस्लिम में इंडियन हिस्ट्री को? पार्टी नहीं कर सकते आप। Did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time? कहते हैं कि कैसे वैरायटी ऑफ थिंग्स होंगी उस समय, तो आप कैसे चीज़ों को कैरेक्टराइज कर सकते हो केवल रिलीजन के आधार पे? हिंदू मुस्लिम में कैसे बांट सकते हो? ठीक है, क्लासिफिकेशन करिए तो कायदे से करिए ना, ठीक है। तो उस बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को उठाओ, उनको फिल्टर करो, तब जाके एक पीरियड बनता है, एक समय बनता है, उसके अनुसार करेंगे ना कि ऐसे कर देंगे कि वो हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। इसका क्लासिफिकेशन तो कर ही नहीं सकता, पता नहीं मिल ने कैसे कर दिया। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अदर डू नॉट रियली मैटर, ठीक है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, ठीक है। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इवन रूलर इन एंशियंट इंडिया, मतलब पुराने रूलर के, वही बात लिखी हुई है कि पुराने अगर रूलर्स की भी बात करेंगे आप, एंशियंट इंडिया की भी, तो ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही समान थे, सब अलग अलग थे। हो सकता है धर्म, जाति या मान्यताओं के आधार पे अलग अलग रहे हों। तो सिर्फ एक वर्ड के आधार पे आप हिंदू बना के उनको कैसे अलग कर सकते हो, या मुस्लिम बना के उनको कैसे अलग कर सकते हो, ठीक है। तो मिलकर ये क्लासिफिकेशन जो था, ये जो पीरियडाइजेशन था, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। कहना नहीं, मतलब बिल्कुल परफेक्टली ये गलत है कि इस तरीके से आप नहीं बांट सकते। इन्होंने क्या किया कि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा किया और उसके आधार पे इन्होंने हिस्ट्री की किताब लिखी, जिसमें केवल ब्रिटिशर्स की वाहवाही लिखी और कुछ भी नहीं लिखा इंडिया के बारे में। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. मैंने आपको बताया कि अगर ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को छोड़ दिया जाए तो हिस्टोरियन अक्सर इंडियन हिस्ट्री को किस में क्लासीफाई करते हैं? एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और अगर इसमें भी क्लासिफिकेशन करना होता है तो इनके सब पार्ट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इस डिवीजन के भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े डिवीजन्स हैं। एंशियंट में बहुत सारे राजा रहे, बहुत सारे रूलर रहे, उनको किस आधार पे बांटा जाएगा, ठीक है। इसमें सब सेक्शंस करने पड़ते हैं। उसमें भी जब आप पढ़ते हो तो राजाओं के आधार पे सब सेक्शन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से कहते हैं कि इनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन ठीक लगता है ये। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। लेकिन ये भी जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे है? वेस्टर्न पे आधारित है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। मतलब दिया ये भी क्लासिफिकेशन वेस्टर्न ने है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। साइंस और इन्होंने किस आधार पे किया था कि यहाँ पे मॉडर्निटी उनकी क्या थी, उनका मानने का तरीका क्या था कि साइंस, ठीक है, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को इन्होंने टोटलिटी में देखा और उसके आधार पे इनको क्लासिफाई किया था। मेडिवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब मेडिवल वो समय था जब ये मॉडर्न समय नहीं था, मतलब साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी चीज़ें नहीं जब डेवलप हुई थी, तो उस समय को इन्होंने किस में बांट दिया? मेडिवल टाइम में बांट दिया। कैन बी अनक्रिटिकली एक्सेप्टेड this characterization of the modern period to describe the period of our study. As you will see in this book, under British rule people did not have equality, freedom of liberty, nor was the period one of economic growth and progress. कहते हैं कि जब भी आप देखोगे तो ब्रिटिश के टाइम में जितनी मिल ने अब ब्रिटिश लोगों की बातें अच्छी अच्छी लिखी हैं, उसका कहीं उल्टा ही मिलेगा आपको, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम में जो इंडियन थे उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के साथ ब्रिटिशर्स ने अच्छा नहीं किया था। ब्रिटिशर्स यहाँ पे केवल कब्जा करने के लिए आए थे और हिंदुस्तान में रह के उन्होंने हिंदुस्तान को केवल शोषण किया, उसको केवल यूज़ किया, और इसके अलावा उन्होंने कोई हमें मॉडर्न नहीं बना दिया, कोई हमें मैनर्ड और कल्चर्ड नहीं बनाया,
ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज अ कॉलोनियल, इसीलिए इस पीरियड को, ब्रिटिश पीरियड को, हमारे इंडियन हिस्टोरियंस क्या लिखते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। ठीक है, मतलब जब ब्रिटिश का कब्जा रहा, जब ब्रिटिश की कॉलोनी रही इंडिया, तो हम लोग उसी एस्पेक्ट में लिखेंगे ना, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था, अवैध कब्जा था उसका हिंदुस्तान पे, तो हमारे इंडियन जो हिस्टोरियन है उसको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। जबकि जो ब्रिटिश राइटर हैं उसको बहुत ही अच्छा पीरियड बताते हैं, उसको बहुत ही मॉडर्न पीरियड बताते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हिस्टोरियन जो लिखते हैं वो ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज कॉलोनियल। ये कॉलोनियल जो वर्ड आता है उपनिवेशिक हिंदी में कहते हैं, और इसको, ये वर्ड क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। अब इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया आए और उन्होंने धीरे धीरे करके अपना रूल स्थापित किया। Subjugating local nawabs and rajas, you will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted and low price, produced crop they need for export, and you will understand the change that came about as a consequence। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉलोनियल टाइम था, उन्होंने क्या किया, नवाब और राजाओं को अपने साथ मिलाया और क्या किया, इस कंट्रोल इस्टेब्लिश किए, इकोनॉमिक और सोसाइटी पे कंट्रोल इस्टेब्लिश किए, कलेक्ट रेवेन्यू इकट्ठा किया ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को वहन कर पाएँ या अपने एक्सपेंसेस को प्राप्त कर पाएँ। मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे खर्चे के लिए, अपने जो खर्चे हो रहे थे उनके लिए यूज़ कर पाएँ। बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, चीज़ों को सस्ता खरीदते थे और यूरोप में भेजते थे, और यूरोप से जब वही चीज़ें दोबारा बन के आती थी या सही होके आती थी तो उनको और महंगा बेचते थे। ठीक है, तो इस तरीके के काम वो लोग कर रहे थे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कॉलोनियल टाइम या ब्रिटिश का टाइम था जिन्होंने हमारे चीज़ों को चेंज कर दिया, टेस्ट को चेंज कर दिया, हमारे कस्टम्स को, हमारे जो मान्यताएं थी उनको चेंज कर दिया, हमारे प्रैक्टिसेस जो थी, हमारे परंपराएं जो थी उनको बदल के रख दिया। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। और आपको पता होगा जब भी हम दो कंट्रीज एक साथ मिलती हैं, अब ब्रिटिश यहाँ रहने लगे थे तो ब्रिटिशर्स को देखा देखी इंडियंस भी परिवर्तित होने लगे थे, चेंजेस बहुत सारे आए। और आपको पता है कि जब भी दो सोसाइटीज़ आपस में मिलती हैं तो काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, वो हमारे लेके जाते हैं, हम उनके लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, जिनमें पॉलिटिकल चेंज आए, इकोनॉमिकल चेंज आए, सोशल चेंज आए, कल्चरल चेंजेस दिखाई देने लगे, और यही इफेक्ट था कॉलोनाइजेशन का। यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट experience these change in the same way, that is why the book is called our past in the plural। ठीक है, कहते हैं कि you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way। मतलब हर पार्ट जो था इंडिया का या हर सोसाइटी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चेंज हुई है। बहुत सारी लोगों ने अपनी परंपरागत मान्यताओं को माना, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया, एकदम ब्रिटिशर्स की तरह ही रहने लगे, बोलने लगे, या अपनी सोसाइटी में चेंजेस ला दिया। तो इसी आधार पे इस बुक का नाम ही रखा गया है आवर पास्ट्स, मतलब प्लूरल में रखा गया है कि हमारे क्या क्या पास्ट रहे हैं। पास्ट नहीं रखा गया, पास्ट्स है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या प्रभाव पड़ा है कॉलोनियल रूल का या ब्रिटिश रूल का इंडिया में। तो ये इंट्रोडक्टरी आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर। आगे इसमें लिखा है हाउ डू वी नो, हम लोग कैसे जानेंगे या हम लोग कैसे जानते हैं। व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या सोर्स हैं हिस्टोरियंस के पास कि वो पिछली 250 सालों की हिस्ट्री को लिखते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश पीरियड टाइम की ही बात की गई है, इसीलिए उन्होंने 250 सालों की बात की है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि क्या सोर्सेज रहे होंगे इंडियन हिस्टोरियंस के, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के, जिसके आधार पे ये हिस्ट्री लिखी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो उस समय के शासक थे
या जो इस समय के ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया होगा, रिकॉर्ड्स रखे होंगे उस समय, जो भी रूल किया होगा, जो भी उनके खर्चे रहे होंगे, जो भी उनके ऑफिस वर्क रहे होंगे, उनको क्या होगा पेपर पे। आज भी ऑफिस वर्क में आप जाओगे तो देखोगे सब चीज़ पेपर या कंप्यूटर पे लिखी जाती है, उस समय कंप्यूटर तो थे नहीं, तो हर चीज़ का पेपर वर्क होता था। ठीक, तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो ये पेपर वर्क है, ये रखा रहता है और इनके आधार पे भी ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है हिस्टोरियन के लिए हिस्ट्री को कलेक्ट करने का। इनको पढ़ते हैं वो और इनके आधार पे वो बताते हैं कि किस तरीके की हिस्ट्री रही होगी या उस समय क्या क्या रहा होगा। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। वही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड जो थे वो बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री को लिखने का इस समय का। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ द राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. Once this was done, things could be properly studied and debates. This convocation produced an administrative culture of memos, notings and reports. कहते हैं कि इस तरीके के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके आधार पे हमें बहुत सारा सहारा मिलता है हिस्ट्री को लिखने का, हिस्ट्री हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री की, और इन्हीं आधारों पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं वो सब कलेक्ट करते हैं, हिस्टोरियंस पढ़ते हैं और उसके आधार पे हिस्ट्री को डिस्क्राइब करते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने एक अच्छा काम क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लेटर्स थे, और उनको केयरफुली प्रिजर्व करके रखा, तो हिस्टोरियंस को आसानी रही उनको कलेक्ट करने में, उनको पढ़ने में। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। और वो क्या करते थे कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जितने भी उनके ऑफिस वगैरह थे उसमें एक रिकॉर्ड रूम बना के रखा हुआ था। वहाँ पे रिकॉर्ड रूम होता है, आज भी होता है ऑफिसेज में, आप जाएंगे तो वहाँ से रिकॉर्ड निकाल कर वो लोग पुराने रिकॉर्ड दे देंगे आपको। द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। जो भी बड़े बड़े ऑफिसेज थे वहाँ सब कहीं रिकॉर्ड रूम थे, और वो रिकॉर्ड रूम एक अच्छा सोर्स है हिस्ट्री का। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। और जहाँ पे रिकॉर्ड रूम नहीं थे उनके लिए रिकॉर्ड करने का या रिकॉर्ड रखने का काम किया म्यूजियम्स वगैरह ने। तो वहाँ पे भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, म्यूजियम्स में मिल जाते हैं, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थे वहाँ पे रखे हुए रिकॉर्ड रूम में रखे हुए जो दस्तावेज हैं, जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं उस समय की, या जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पे भी हिस्ट्री अच्छी खासी हमें मिल जाती है। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट दैट strict official prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrator। ठीक है, मतलब कहने का है लेटर जो भेजे जाते थे एक दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिसर्स में, ये इसलिए और अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि दो ऑफिसेस के बीच में या दो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स के बीच में या दो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट्स के बीच में क्या संबंध रहा होगा, या वो कैसे एक दूसरे को साथ में लेके काम करते होंगे। ठीक है, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। मान लीजिए कोई रेलवे का थोड़ी देर के लिए एक लेटर जाता है और वो जाता है रोडवेज के पास, ठीक है, जहाँ पे जो सड़क निर्माण अथॉरिटी है या सड़क निर्माण करती है, तो वो क्या करेंगे, इससे अपने बारे में कुछ बताएंगे और वहाँ पे कोई ना कोई परमिशन लेनी होगी या कोई ना कोई उनको बताने की बात होगी। तो अगर वो लेटर हमें मिल जाता है तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके के संबंध इन दोनों में रहेंगे और किस तरीके से रेलवेज़ और रोडवेज़ दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके का वर्क उस समय रहा होगा और उस समय की हिस्ट्री कैसी रही होगी या कैसे डेवलपमेंट हुए होंगे। इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th century दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलिग्राफिस्ट। और 19th century के अर्ली टाइम में क्या हुआ कि इन यही दस्तावेजों को कॉपी किया जाने लगा। पहले तो कॉपी मशीनें नहीं थी, जेरोक्स मशीनें तो थी नहीं, तो लोग क्या करते थे कि वही डॉक्यूमेंट्स को या ज़रूरत होती थी तो उन्हीं को कैलीग्राफर और ये जो
होते थे ना राइटर्स वगैरह, इनसे लिखवा लिया जाता था, इनसे कॉपी करवा लिया जाता था, लेकिन ये बहुत मेहनत का और बहुत टाइम टेकिंग काम था। दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, मतलब आर्ट ऑफ कैलीग्राफी होता क्या है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है। तो जो इनमें महारत हासिल थे, जिनको बहुत सुंदर लिखते थे, उन लोगों को ये काम दिया जाता था कि तुम बैठ के इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाओ। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मिडिल सेंचुरी आते आते 19th सेंचुरी के मिड आते आते क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस होने लगी, और प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ हो गया, इनकी कॉपीज़ बनाना बहुत आसान हो गया। कॉपीज़ बनने लगी तो एक साथ कई लोग पढ़ सकते थे, बहुत सारे लोग पढ़ सकते थे। मान लो एक हिस्टोरियन को ज़रूरत है, 10 हिस्टोरियन को ज़रूरत है एक ही डॉक्यूमेंट, और पहले का टाइम होता तो एक जब खाली होता एक के पास तो दूसरे के पास जाता। अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो वो क्या करते थे, उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेते थे और जितनों को ज़रूरत है उनको दे दिया जाता था। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेज दी जाती थी। इससे ये भी हुआ कि उस समय की हिस्ट्री, अगर कहीं कोई एक्सीडेंटली कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो दूसरी जगह मिल जाता था, ठीक है। मान लो एक जगह एक रिकॉर्ड रूम में आग लग गई तो वैसी कॉपी और रिकॉर्ड रूम्स में भी गई होंगी, वहाँ से वो कॉपीज़ मिल जाती थी। तो इससे हिस्ट्री को बनाने में या लिखने में और आसानी हो गई हिस्टोरियंस को, और हिस्ट्री भी ख़राब नहीं होती है, मतलब हिस्ट्री में ज़्यादा गुंजाइश अंदाज़ा लगाने की नहीं रहती है, फिर अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। जब चीज़ साफ साफ लिखी हुई है तो हिस्टोरियंस भी उसी को लिखेंगे। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। अब बात आती है कि और क्या चीज़ें थी जो हिस्ट्री को लिखा गया ये 250 साल की हिस्ट्री में। सर्वे, जो सर्वे किए गए उस समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और इनका क्या था, ब्रिटिशर्स सर्वे बहुत करते थे, मतलब सर्वे पे बहुत वो करते थे, और उसी आधार पे भाई सर्वे नहीं करेंगे तो आप डेवलपमेंट क्या करेंगे, चीज़ों को बनाएंगे क्या। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके नदी में पुल नहीं है तो वो पता कैसे चलेगा, सर्वे से ही पता चलेगा ना। लोग बता भी देंगे तो भी आपको जाना पड़ेगा और आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे पुल बनेगा। लोग थोड़ी बता पाएंगे कि कहाँ पे पुल बनेगा, ये पब्लिक क्या जाने कि कहाँ पे सही सूटेबल प्लेस है पुल बनाने के लिए। तो आपको सर्वे करने पड़ते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि सर्वे करना शुरू किया। जगह जगह ये लोग घूमते थे, ठीक है, ये अपने लिए भी करते थे क्योंकि पुल तो अपने लिए बनाएंगे, उस पर ट्रेवल कौन करेगा। या रेल पुल बनाना है तो रेलवेज चलनी किसके लिए है, अंग्रेजों की ही चलनी थी। तो ये सर्वे वगैरह करते थे और इनका भी रिकॉर्ड बनाते थे। तो इन रिकॉर्ड से भी बहुत सारे हिस्ट्री मिल जाती है। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश बिलीव दैट द कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। वो कहते थे कि अगर सही से एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो ज़रूरी है कि उस जगह को जाना जाए। ऑब्वियसली अगर आप को अपने शहर में कोई काम है और आप कोई जगह नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं। आज के टाइम में तो गूगल मैप है और चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, आपको जाने के लिए आप पूछते पाछते जा सकते हो। पहले टाइम में इतना पब्लिक भी नहीं होती थी, इतना लोग वो भी नहीं होते थे, और आदमी पैदल और या साइकिल से ट्रेवल कर रहा है। अब वो जाएगा, अगर ऐसे ही चला जाएगा तो उसको पता भी क्या चलेगा। तो वही है ना कि एक सर्वे टाइप का होना चाहिए। लोगों से बात करो, या जो पुरानी रिसर्चेस हैं या पुरानी चीज़ें हैं उनसे पता कर लो, तो आपको आसानी रहेगी अपने जगह तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वही कहते थे कि ब्रिटिशर्स का कहना था कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अगर सही से किसी जगह को चलाना है तो वहाँ के बारे में तो जानो। और वहाँ के बारे में जाने कैसे, आप बाहर निकल के जाओगे, जब सर्वे करोगे तभी तो पता चलेगा कि वहाँ क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, या कितना बड़ा एरिया है, तभी तो एडमिनिस्ट्रेट कर पाओगे उसको। By the early 19th century, detailed survey were being carried out the map the entire country in the village। अब क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी में उन्होंने इंडिया का मैप ही बना डाला, एंटायर कंट्री का मैप बनाना शुरू किया, ताकि उससे पता चले कि कंट्री है कितनी बड़ी, कितने विलेजेस हैं, कितनी सिटीज़ हैं, और कितना काम हो सकता है। और इससे इनको भी फ़ायदा था क्योंकि उससे पता चलेगा ना कितने विलेजेस हैं, कैसी एग्रीकल्चर होती है, और एग्रीकल्चर बढ़िया होती तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इस आधार पे उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया जो कंट्री का मैप बनाना था। रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टेड, द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉयल क्वालिटी, द फ्लोरा फाउना, द लोकल histories and the cropping pattern, all the facts seen as the necessary to know about the administrate the region। अब ये सब क्या था, इससे क्या होता था कि अब मैप बनाना है तो वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, मतलब वहाँ पे लैंड कैसी है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, ठीक, या वहाँ पे माउंटेन तो नहीं है, ठीक, किस तरीके का टोपोग्राफी है, लैंड सपाट है, प्लेन है, या ऊपर नीचे है, ये सब टोपोग्राफी में आता है। सॉयल कैसी है, क्वालिटी सॉइल की कैसी है,
फ्लोरा मतलब कौन कौन सी चीज़ें उगाती हैं वहाँ पे, फौना वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, लोकल वहाँ की हिस्ट्री क्या रही है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। भाई ये सब जानेंगे तभी तो वो रेवेन्यू लगाएंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। ऑल द फैक्ट्स सीन एज द नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर रीजन। और ये क्यों करते थे? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेट कर पाए रीजन को, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ से ले सकें वो लोग। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। और इसके बाद क्या किया इन्होंने, एंड 19th सेंचुरी के एंड आते आते इन्होंने सेंसस मतलब जनगणना करना शुरू किया, जनता की गणना करना शुरू किया। अब उन्होंने मैप वेप बना लिया और उन्होंने कहा कि अब जनता को देखो कि कितनी जनता है, पब्लिक कितनी है, फिर उसका भी तो यूज़ किया जाए। इतनी पब्लिक है तो इनको भी कोई ना कोई काम दो, उनको भी यूज़ इस्तेमाल करो, ये भी तो रिसोर्स हैं। दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल दीज प्रोविंस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन। और इन्होंने क्या किया कि इंडिया के अलग अलग प्रोविंसेस में लोगों को देखा और कितने लोग हैं उनकी जनगणना की, वो कास्ट किस किस कास्ट के हैं, किस किस धर्म के हैं, किस किस ऑक्यूपेशन क्या क्या काम कर लेते हैं। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, ठीक। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे सर्वे किए, जैसे बोटेनिकल सर्वे किए, मतलब कितने पेड़ पौधे हैं, कहाँ कैसी वनस्पति होती है, कैसे फॉरेस्ट हैं। जूलॉजिकल सर्वे किए जानवरों के लिए। आर्कोलॉजिकल सर्वे किए, क्या क्या यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से आर्टिस्टिक वर्क्स हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किए, ठीक है, मतलब बहुत सारे और चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की। बहुत सारे जो मतलब रेसेस हैं या कह लीजिए ट्राइब्स हैं, ठीक है, और लोग हैं, उनके बारे में सर्वे किए। फॉरेस्ट सर्वे किए, फॉरेस्ट मतलब जंगल वगैरह होते हैं, वहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, इन सब का सर्वे किया। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था, किया अपने लिए ही था, घूम फिर के फ़ायदा इन्हीं को होना था, लेकिन इसका फ़ायदा हिस्टोरियंस ने भी उठाया और इन रिकॉर्ड से हिस्ट्री को बनाया कि 250 सालों में क्या क्या रहा और क्या क्या किया गया। वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बता सकते थे। अब हम लोगों ने देखा कि ये सब तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, उनसे काफ़ी कुछ हिस्ट्री मिली, और लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें, हर चीज़ तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं लिखी जाएगी, मेन चीज़ें लिखी जा सकती है। तो क्या चीज़ें नहीं बताता, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the official thought, what they were interested in, and what they wished to preserve the posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. कहते हैं कि ये सब रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये हेल्प करते हैं कि पीपल इन द कंट्री, फिर वो क्या इंसान फील कर रहा था उस समय कंट्री का, और उस समय क्या कारण था कि इस तरीके के रिकॉर्ड्स बने। या ऑफिसेस, भाई ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो ऑफिसेस के बारे में भी वो करेंगे ना, किसी पर्टिकुलर चीज़ का ऑफिस होगा तो वो उसी का रिकॉर्ड रखेगा, और उससे अगर संबंधित पब्लिक होगी तो उसके बारे में रिकॉर्ड रखेगा, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। जैसे रेलवेज़ है, अगर मान लो रेलवेज़ अपने रिकॉर्ड्स रखता है तो रेलवेज से ही संबंधित होंगे ना, उसके रिकॉर्ड्स में ज़्यादा फॉरेस्ट के बारे में, लैंड के बारे में, कंट्री के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, या बाउंड्रीज़ के बारे में तो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं होगा ना, लेकिन अंदाज़ा लग सकता है थोड़ा बहुत, पूरा नहीं होगा, लेकिन मेन चीज़ क्या मिलेगी उसमें, रेलवेज़ का ही डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो वही है कि थोड़ा सा मतलब एक तरीके से एक बाउंड्री में होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, वो अपनी ऑफिस तक ही सीमित होता है। कंट्री फील्ड एंड व्हाट दे ले बिहाइंड देयर एक्शंस, ठीक है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन plenty, though they are more difficult to get than official records. We have diaries of people, account of pilgrim and travelers, autobiography of important personalities. तो क्या कहते हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें अगर छूट जाती हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो ये और कहाँ से मिल सकती हैं, तो कहते हैं कि कठिन होता है ढूंढना, लेकिन ये मिल जाते हैं और ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड से। डायरीज कुछ लोगों के जा रहे यात्रा करने वाले लोगों से, ठीक है, जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके डायरीज़ वगैरह मिल जाती हैं, उनके डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, उनसे पता चल जाता है। ऑटोबायोग्राफी, कोई महान आदमी लिखता है तो उस समय के उन क्षेत्रों के और अपने बारे में बात करता है तो उसके बाद वहाँ से हिस्ट्री मिल जाती है। पॉपुलर बुक होंगी उस समय की, उनसे पता चल जाएगा। बुकलेट दैट वाज सोल्ड इन द लोकल बाजार, एज
प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये सब चीज़ें तो है ही हैं, इनसे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न चीज़ें शुरू हो गई, जैसे न्यूज़पेपर प्रिंट होना शुरू हो गया तो डे बाय डे की हिस्ट्री जानने को मिल गई उस समय की। उस समय के अगर न्यूज़पेपर किसी के पास रखे मिल जाएंगे तो सारी चीज़ें पता चलने लगी। डिबेट इन पब्लिक, लीडर्स एंड रिफॉर्मर रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। ठीक, और उनमें जो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, वो अपने आइडियाज़ लिखते थे न्यूज़पेपर में, तो उस समय के आइडियाज़ के बारे में पता चल गया, पोइट्री के बारे में पता चल सकता था। वहाँ उस समय के नॉवेलिस्ट जो थे उनकी नॉवेल्स हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। रोड द एक्सप्रेस देयर फीलिंग। ठीक है, क्योंकि उस समय की वो एक्सप्रेशन और फीलिंग ही देंगे, क्योंकि उस समय के बारे में लिख रहे हैं, जिस समय की बात करेंगे उस समय का जिक्र जरूर आएगा, उस वहाँ के लोगों का जिक्र आएगा, वहाँ की व्यवस्था का जिक्र आएगा, तो उससे भी बहुत सारी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। और ये सब सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? जो लोग पढ़े लिखे थे वही बुक्स लिखेंगे, वही पोएट्री लिखेंगे, ठीक है, वही डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो वहाँ से ये सारे सोर्सेज मिलते हैं। फ्रॉम दीज वी विल नॉट be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasant, the workers in the mines of the poor on the street, getting to know their lives in a more difficult task। ठीक है, मतलब अब जो लोग ऐसे थे जो जिन क्षेत्रों में लिटरेसी नहीं थी, गरीब लोग, ट्राइबल लोग, ठीक है, लेबर्स, ये तो मेहनत करते हैं, इनके पास लिखने का वक्त नहीं है और पढ़े लिखे भी इतने नहीं होते कि ये लिखेंगे, तो इस समय की हिस्ट्री, जो इन लोगों की हिस्ट्री थी, इन लोगों के जीवन था, उसको अगर किसी बड़े लिटरेट आदमी ने अपने नॉवेल में, पोएट्री में, या अपने डॉक्यूमेंट्स में या डायरीज़ में लिख दिया तो लिख दिया, अदरवाइज़ इन्होंने खुद अपने बारे में कुछ लिख नहीं पाए हैं, तो इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पता करना बहुत कठिन हो जाता है। हिस्ट्री, इन लोगों के बारे में पता करना कठिन हो जाता है, तो कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाते हैं। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। कहते हैं कि इनके बारे में भी मिल सकता है अगर हम थोड़े से एफर्ट्स करें। ठीक है, अब वही एफर्ट्स क्या होंगे? उस समय के डॉक्यूमेंट्स, उस समय के ट्रेवलर डायरीज, उस समय के और कोई डिस्क्रिप्शन या नॉवेल्स, पोएट्रीज, अगर ऐसा कोई लिखता है उस समय के लेबर, गरीबों के बारे में, वो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इनकी भी हिस्ट्री मिल जाती है, लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं मिलेगी फिर भी जितना रिटन हिस्ट्री मिल जाती है, या जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सीधे सीधे ही बता देते हैं उस समय क्या चल रहा होगा या ऑफिसेज में क्या हो रहा होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ख़त्म होता है आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सेकंड चैप्टर जल्दी आने वाला है। थैंक यू।